एग्जाम्पल 19 की बात करें तो बहुत ही खास एग्जाम्पल है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने लायक एग्जाम्पल है। बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, आप लोगों को ध्यान से देखना है, आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए शुरू करते हैं। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है और 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। दो सिचुएशन दे रखी है। एक तो यह है कि नदी में नाव चल रही है, अब नदी का बहाव इस तरफ हो सकता है और नाव भी इस तरफ ही जाए, मतलब नदी और नाव सेम दिशा में ही जा रहे हो। या फिर हो सकता है कि नदी का बहाव तो इस तरफ है, हमारी नाव इस तरफ जानी है, तो विपरीत दिशा भी हो सकती है। मतलब धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में भी जाना पड़ सकता है कभी कभी, और कभी कभी धारा के अनुकूल मतलब सेम दिशा में भी जाना पड़ सकता है। तो दो सिचुएशंस दे रखी है। दूसरा बोला है कि 10 घंटे में वो 30 किलोमीटर प्रतिकूल और 44 किलोमीटर अनुकूल चल जाता है धारा के, वो नाव की बात चल रही है, और 13 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल दिशा में चल जाती है और 55 किलोमीटर अनुकूल दिशा में चल जाती है। दोनों मिलाकर के 13 घंटे लगते हैं। मतलब तो हमें धारा की चाल बतानी है, मतलब नदी की क्या चाल है वो बतानी है, और नाव की क्या चाल है अगर खाली पानी हो, पानी बह नहीं रहा हो उस समय, तो वो बतानी है अपने को। मैं एक बार लिखता हूं, जो चीजें क्वेश्चन में दे रखी हैं वो पहले एक बार डिटेल लिख देता हूं, फिर जो मानने की चीजें हैं वो मानेंगे। देखो क्या दे रखा है। एक तो 10 घंटे में क्या काम हो रहा है, 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चला गया समय। एक तो ये प्लस में 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चले हैं और 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चले हैं। 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चला गया समय। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से देखेंगे तब जाकर के आपको समझ में आएगा। थोड़ा बड़ा है लेकिन एक बार में समझ में आ जाएगा। तो इन दोनों समय को 10 घंटे बोला है कि दोनों का मिला करके 10 घंटे का समय चल रहा है, 10 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि 13 घंटे में क्या क्या काम हो रहा है। 40 किलोमीटर तो धारा के प्रतिकूल चल रहे हैं और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चल रहे हैं। धारा के अनुकूल चला गया समय, ये मिलाकर के कितना है, ये मिलाकर के है 13 घंटे। तो 13 घंटे यहां पर लिख दिया हमने। ठीक है, ये डेटा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या पूछा है, पूछा है एक तो धारा की चाल जो हम x मान लेंगे और नाव की स्थिर पानी में चाल वो हम y मान लेंगे। तो लिखते हैं यहां, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नाव की स्थिर पानी में चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दो परिस्थिति हमने बना दी। अब आगे की कहानी कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल करने से पहले हम चाल की बात कर लें कि देखो शुरू ऐसे करना है। ये समय की बात चल रही है, यहां का समय प्लस यहां का समय बराबर 10, ये एक समीकरण बनेगी। यहां का समय प्लस यहां का समय बराबर 13, ये दूसरी समीकरण बनेगी। तो समय हमें इंपॉर्टेंस देनी है समय को। तो समय का सूत्र क्या है, समय का सूत्र होता है दूरी बटा चाल। सारा खेल इसका है, दूरी बटा चाल इसके लिए, दूरी बटा चाल इसके लिए, दोनों का जोड़ 10 घंटे के बराबर, 10 के बराबर। सेम ऐसे ही दूरी बटा चाल इसके लिए प्लस दूरी बटा चाल इसके लिए बराबर 13 घंटे। समय समय जुड़ करके 10, समय समय जुड़ करके 13। दूरी हमें दे रखी, जैसे इसकी बात करें केवल तो इसकी दूरी 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलना है। 30 किलोमीटर दूरी हो गई, लेकिन चाल नहीं पता, क्योंकि धारा के प्रतिकूल के लिए अलग चाल है और धारा के अनुकूल के लिए अलग चाल है। वो चाल हमें जाननी है, बस क्या आएगी तो वो मैं बताता हूं आपको। ध्यान से देखेंगे चाल किस तरह से निकाली जाए। मैं एक काम करता हूं, यहां बनाता हूं डायग्राम, बेटर रहेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारी नदी है
और ये हमारी नाव है। ठीक है, दो सिचुएशन हो सकती है, एक ये कि नदी इस दिशा में चल रही है और नाव भी इसी दिशा में चल रही है, अनुकूल वाला, है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि ये हमारी नदी है और ये हमारी नाव है, हमें जाना तो उधर ही है, लेकिन हमारी नदी विपरीत दिशा में चल रही है। तो एक काम करता हूं, मैं इसको इधर कर देता हूं क्योंकि लिखने की जगह नहीं बचेगी, नहीं तो इसको इधर दिखा देता हूं, विपरीत इधर कर देता हूं और अनुकूल उस तरफ कर देता हूं। एक तो नाव अलग चल रही है, वो अलग चल रही है, और एक बार नाव और धारा दोनों साथ चल रही है, सेम दिशा में चल रही है। नाव का वेग हमने ले लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, ये ले लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। सेम यहाँ x किलोमीटर प्रति घंटा और ये y किलोमीटर प्रति घंटा, ये ले लिया हमने। अब प्रतिकूल वाले केस में चाल क्या होगी और अनुकूल वाले केस में चाल क्या होगी, यही बस इंपॉर्टेंट बात है। चाल चाहिए बस, दूरी तो सब जगह दे रखी है, 30 किलोमीटर, 44 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, चारों केस में दूरी पता है अपने को। चाल जाननी है बस कि धारा के अनुकूल में क्या चाल चलेगी और धारा के प्रतिकूल में क्या चाल मानी जाएगी। ठीक है, अब बात करें, अगर हम विपरीत दिशा में चलते हैं, पहला केस, नाव तो इधर जा रही है लेकिन नदी की धारा इस तरफ है, तो हमें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। या मान लो हम तो फिक्स है कि हम तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा पे एक्सेलरेटर पे पांव दबाया है और उससे नाव चले जा रही है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की स्पीड है। लेकिन अगर नदी इधर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से नदी उसको इस तरफ धक्का भी तो दे रही है, तो ओवरऑल तो हमारी 10 स्पीड से जाएगी नहीं आगे नाव, 10 - 4 मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगी। कहने का मतलब यह है कि नाव की स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि धारा उसको पीछे धकेल रही है, तो ओवरऑल जो स्पीड आनी चाहिए नाव की वो कम आएगी, एक्स नहीं आएगी। एक्स तो नॉर्मल केस में है, लेकिन उधर से धक्का भी तो मिल रहा है वाई का, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगी उसकी एक्चुअल में चाल। तो यहां पर इस परिस्थिति में चाल की अगर बात करें तो चाल यहां पर x - y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ओवरऑल चाल कम होगी नाव की। और इसके विपरीत अगर मान लो नदी इस तरफ बह रही है और नाव भी इस तरफ बह रही है, तो धक्का लगेगा ना, एक तरीके से नाव को सपोर्ट मिलेगा और आगे बढ़ने का। एक तो नाव की चाल है ही है, साथ में नदी की भी चाल है और सेम दिशा में है, तो और जल्दी आगे बढ़ेगी, और जल्दी आगे बढ़ेगी। तो ओवरऑल चाल क्या मानी जाएगी इस केस में, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। सेम दिशा में चल रही है तो चाल जुड़ेगी ही, और विपरीत दिशा में है तो नाव की चाल कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है, देर से पहुंचेगी जहां पहुंचना है, यहां पर जल्दी पहुंचेगी जहां पर पहुंचना है। स्पीड बढ़ गई, यहां स्पीड कम हो गई है उसकी। तो ये तो प्रतिकूल, ये वाला केस हमने लिया धारा के प्रतिकूल वाला, ठीक है, और ये केस हमने लिया धारा के अनुकूल वाला। ये दो केस हमने लिए जिसके चाल हमारे पास आ गई है, दूरी हमारे पास है ही। अब शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, समीकरण बनाना, यही काम की चीज है सबसे। एक तो ये काम की चीज थी, दूसरा समीकरण कैसे बनाना है। समीकरण बनेगा इस सूत्र से, समय का सूत्र है दूरी बटे चाल। तो 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चला गया, समय कितना होगा, दूरी बटा चाल। दूरी 30 किलोमीटर बोला है इसने, चाल धारा के प्रतिकूल चाल x - y, ठीक है, प्लस में 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चला गया समय, 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो समय कितना हो गया, दूरी बटा चाल के हिसाब से दूरी है 44 और धारा के अनुकूल में चाल है x + y, वो किसके बराबर है, दोनों का समय मिलाकर के 10 घंटे हो रहा है। ये हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो एक समीकरण हमने बना ली, दूसरी समीकरण बनेगी यहां से। अब 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलना है तो दूरी 40 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल में चाल हो गई x - y, दूरी बटा चाल समय हो गया हमारा, और इसका समय जोड़ो 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल वाला, तो 55 बटे अनुकूल के लिए चाल है x + y, और दोनों समय मिलाकर के 13 घंटे हो रहे हैं। ये समीकरण नंबर 2 आ गई हमारी। दो समीकरण हमने निकाल ली है। आगे का काम अब इतना मुश्किल नहीं रहा, आगे बस इतना करना है आपको कि अगर ये भाग में दे रखे हैं, डिवाइड में आ रहा है x और y, नीचे आ रहा है, तो हम a और b मान लेते हैं। किसको मानते हैं, जो यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है, डिवाइड वाला सेक्शन। यहां पर
1/x-y दिख रहा है तो 1/x-y यहां भी दिख रहा है। 30 और 40 को अलग मान लो, आप जो कोफिशिएंट है उसको अलग मानो। तो जो जो हमें दिख रहा है उसको हम मान लेंगे। तो आप क्या लिखोगे, माना 1/x-y बराबर a तथा 1/x+y बराबर b। यहां पर 1/x+y है, 1/x+y है, उसको सिंपल b मान लिया। तो b तो ऊपर ही है ना, एक तरीके से a ऊपर है, ऊपर चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। डिवाइड में हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए ये मानना जरूरी होता है। ये है लॉजिक। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गई, ये समीकरण नंबर 4 हो गई। तो समीकरण 1 और 2 में मान रखने पर नई समीकरण क्या बनेगी, ए और बी की। वो मैं इसको मिटाता हूं और फिर बनाता हूं। मेन काम जो समीकरण बनाने का था क्वेश्चन पढ़ करके, वो हमने कर लिया है। अब कैलकुलेशन वाला बचा है, तो वो मैं इसको एक बार हटा देता हूं, सिर्फ इतना पोर्शन बचाऊंगा और बाकी हटा रहा हूं। देखो, मान रखने पर ये बनेगा 30 के साथ है 1/x-y, जिसका मान a है, तो 30 के साथ a हो जाएगा 30a, प्लस में 44 के साथ में है 1/x+y, जिसको आप b लिखोगे तो 44b हो जाएगा, और बराबर में 10 चल ही रहा है। ये समीकरण नंबर 3 हो गई हमारी, 3 तो हो गई, सॉरी 5 है ये। और दूसरी वाली सेम 40 और इसकी जगह a, तो 40a आ जाएगी, प्लस में 55b बन जाएगा। यहां से 55b बराबर में आएगा 13। ये 13 समीकरण नंबर 6 बन गया हमारे पास। अब दो समीकरण आ गए ए और बी में, इनसे हम ए और बी के मान निकाल लेंगे। आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि यूज लो, चाहो तो विलोपन यूज लो, चाहो तो वज्र गुणन यूज लो, जो आपको सुविधा लगे उसको इस्तेमाल करके ए और बी निकालना है, और वो ए और बी यहां रखना है। फिर हमारे फाइनल एक्स और वाई आएंगे। मेन आंसर एक्स और वाई में देना है हमारे को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो, मैं इसको प्रतिस्थापन से हल कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। वैसे किसी भी मेथड से करो आप, लंबा ही पड़ेगा, छोटा नहीं है, लेकिन मैं प्रतिस्थापन लगा रहा हूं फिर भी। तो प्रतिस्थापन में मैं यहां से a का मान निकालूंगा और दूसरे वाले में रखूंगा। तो समीकरण 5 से मैं a का मान निकाल रहा हूं। कैसे निकालेंगे, 30a तो यहीं रहने दो, इसको उस तरफ ले जाओ, तो 10 - 44b यहां आ गया। तो a का मान कितना आ गया, 10 - 44b बटे में 30, समीकरण नंबर 7। ये जो a का मान आया है, ये उठा करके हमें 6 समीकरण में रखना है। तो समीकरण 6 में a का मान रखने पर, समीकरण 6 में a का मान रख दो तो क्या बनेगा, देखो 40a, तो 40 गुणा a का मतलब है 10 - 44b बटे में 30, और प्लस में 55b, तो 55b ऐसे कैसे, बराबर में 13 ऐसे कैसे। बस a का मान रखा है और कुछ नहीं। यहां पर एक तो ये 0 कट रहा है, तो एक काम और कर लो, इस 4 को अंदर गुणा ही कर दो, ऐसा करो, आसान दिखेगा अपने को। 40 तो ये हो गया, और 44 गुणा 4 होता है 176, और बटे में 3, प्लस में 55b बराबर में 13 आ रहा है। इसके बाद का काम एलसीएम लेने का है, तो यहाँ एलसीएम ले लो आप। 3 एलसीएम आ रहा है साफ साफ, तो 40 - 176b प्लस में 55 को 3 से गुणा करोगे तो ये आएगा 165b बराबर में 13, ठीक है। इस 3 को उधर ले जाओ आप गुणा में, क्रॉस, तो ये बन जाएगा, एक तो 40 माइनस, इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। माइनस का तो 176 भी है और प्लस का 165 भी है, तो माइनस का आपके पास 11b बचेगा, और उधर 3 गुणा हो जाएगा, तो 13 गुणा 3 39 आ जाएगा, 39, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करेंगे किस तरह से, यहां पर 40 को उधर ले जाएं, 40 उधर जाएगा तो माइनस का 11b बराबर में 39 - 40, तो माइनस का 11b बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया, b का मान आ गया 1/11। ये आ गया हमारा आंसर, b हमारे पास आ गया है। समीकरण देने की जरूरत नहीं है, b का मान उठा करके 7 समीकरण में रख दो। तो समीकरण 7 में अगर मान रखते हैं तो a का मान कितना आ जाएगा, 10 - 44b, b का मतलब 1/11, और भाग में 30, ये बनेगा 10 - 4, क्योंकि 11 से 4 बार कट रहा है, और बटे में 30। 10 - 4 मतलब 6/30, 6/30 का मतलब कितना हो गया,
6 पंजे 30, तो 1/5 आया ए का मान। ए का और बी का मान आपके पास आ गया है। दोनों के मान उठा करके समीकरण 3 और 4 में रखने हैं। तो मैं यहां लिखता हूं समीकरण 3 एवं 4 में ए व बी के मान रखने पर क्या सिचुएशन बन रही है। मैं इसको मिटा करके इधर ही करूंगा, तो पहले तो मैं रख देता हूं फिर मिटाता हूं, ऐसा करता हूं। 3 और 4 में रखते हैं, तो 1/x - y बराबर में ए का मान 1/5 और साथ में इसमें रखें तो 1/x + y बराबर b का मान 1/11, तो 1/11 यहां रख दिया। समीकरण क्या बनेगी, दोनों को उल्टा कर दो, इसको भी व्युत्क्रम ले लो, इसका भी ले लो, ऐसा किया जा सकता है, इसका भी ले लो और इसका भी ले लो। तो यहां से तो x - y बराबर 5 आ गई, समीकरण 1 तो ये आ गई। और इधर की बात करें तो ये x + y बराबर 11 आ जाएगी, इसको भी घुमा दिया तो दोनों समीकरणें हमारे पास आ गई है। और इसको नाम दो आप, 7 तक हम चले गए थे, तो ये 8 नाम दो और इसको 9 नाम दो। इन दोनों को हमें हल करना है और x और y आराम से निकल जाएंगे। अब मैं एक बार इसको हटा देता हूं, उसके बाद इसको हल करते हैं। देखिए अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, x और y आराम से आएंगे। देखो कैसे, बहुत आसान सी समीकरण है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधा इसको विलोपन विधि से हल कर लो, दोनों समीकरणों को जोड़ लो। समीकरण 8 + 9 कर लो, उसमें ही काम हो जाएगा। जोड़ते ही ये कट जाएगा, ये x और x 2x है और इधर 5 और 11 16 हो जाएगा। तो x का मान आ गया 16/2, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है नाव। ठीक है, नाव की स्पीड आ गई है। y किसी भी समीकरण में रख के निकाल लो। जैसे मान लो मैं समीकरण 9 में रख रहा हूँ, तो समीकरण 9 में अगर x का मान रखते हो तो 8 + y बराबर 11, तो y का मान आ गया 11 - 8, तो y का मान आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये y का मान आ गया हमारे पास। तो x और y हमारे पास दोनों आ जाएंगे। ये है नाव की चाल और ये है नदी की चाल। नाव की चाल हमेशा बड़ी रहेगी, ये फिक्स्ड है, तभी नाव अपने हिसाब से चल पाएगी। अगर नदी की चाल बड़ी हो जाएगी तो नाव उसमें चल ही नहीं सकती, नदी उसको बहा के ले जाएगी, विपरीत दिशा में चल रही होगी तो हमेशा नाव की चाल आपके पास ज़्यादा ही आएगी। ठीक है।